हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सपोर्टिंग लर्नर्स। इस वीडियो में हम KVPY 2018 स्ट्रीम SA के बायोलॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व और डिस्कस करने वाले हैं। KVPY 2020 का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 6 सितंबर 2020 को ओपन हो चुका है और इसकी क्लोजिंग डेट है 5 अक्टूबर, यानी कि 5 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की और एग्ज़ाम की डेट है 31 जनवरी 2021। KVPY के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में रीड कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उनके आंसर की भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज के वीडियो में हम बायोलॉजी क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं डिटेल में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू A. Store oxygen in muscles. B. Transport oxygen to different parts of the body. C. Convert CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड to कार्बन डाइऑक्साइड CO2 and D. Convert CO2 into carbonic acid. तो हीमोग्लोबिन हमें पता है कि हीमोग्लोबिन is a protein which is found in red blood cells, that is the RBCs. It is a red pigment. ठीक है, रेड पिगमेंट है, ये ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है और ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। सो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, रेड पिगमेंट एंड इट इज फाउंड इन दी आरबीसीज। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following molecules is a secondary metabolite? देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शंस रीड करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे नीट में हर साल फिक्स्ड है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वेश्चन। तो अगर ये टॉपिक छोड़ दिया है बिल्कुल पढ़ लेना, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ऑप्शंस हैं A. इथेनॉल, B. लैक्टेट, C. पेनिसिलिन और D. सिट्रिक एसिड। तो ये चारों में से आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिलेक्ट करना है, कौन सा है? तो यहाँ पर इथेनॉल, लैक्टेट और सिट्रिक एसिड ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं किसमें? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। These are some of the examples of primary metabolites. अब देखो, जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में। सो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इनके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बिना प्लांट ग्रो, डेवलप और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये प्लांट के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इनमें रोल प्ले करते हैं। जबकि जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन्हें कॉपी में नोट कर लो, इनमें से कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में। ये कुछ और रोल प्ले करते हैं प्लांट के लिए। ये क्या रोल प्ले करते हैं? ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, यानी कि डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्लांट को प्रोटेक्शन या डिफेंस किससे चाहिए? पैथोजन से चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये इससे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। ठीक है भाई, प्लांट के अराउंड भी बहुत सारे पैथोजेंस हैं, हार्मफुल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसके अराउंड, तो उससे उसे प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसीलिए वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है अपने आप को बचाने के लिए। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स।
अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स को, पॉलिनेटर्स जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है। तो कुल मिलाकर इनका इकोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, इनका एक इकोलॉजिकल रोल है, और ह्यूमंस के लिए भी ये बहुत काम के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक गिवन है आपको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है एल्कलॉइड्स, फ्लैवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक यहाँ पर गिवन है, तो एंटीबायोटिक का एक एग्जाम्पल पेनिसिलिन लेकर इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। सो दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। तो कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, और ह्यूमंस के लिए तो बहुत यूजफुल होते हैं ये, क्योंकि ह्यूमंस को इनसे रबर मिलता है, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स और पिगमेंट्स, ठीक है, ये सब ह्यूमंस को मिलता है। इसके अलावा टेबल 9.3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको बाय हार्ट आप याद कर लेना अगर आपने नहीं करा हुआ है। नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, कॉनकैनावैलिन ए इज अ लेक्टिन, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 में, और इस साल नीट 2020 पर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल क्या है। तो यहाँ पर डिफेंस का रोल प्ले करते हैं, डिफेंस या प्रोटेक्शन का, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज लेसिथिन इज A carbohydrate, B phospholipid, C nucleoside and D protein. So lecithin is a phospholipid, ठीक है, और ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर गिवन है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का। फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। Question number 4 says the water potential for pure water at standard temperature and atmospheric pressure is option A 0, option B 0.5, option C 1 and option D 2. So the water potential for pure water is 0. Pure water का water potential 0 होता है। The right answer is option A. और ये आपको गिवन है एनसीईआरटी में। यहाँ पर देखो, बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज टेकन एज 0, ठीक है। और एक कंसेप्ट यहाँ पर हम और याद रखेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर इस बीकर में आपके पास प्योर वाटर है, ठीक है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? 0, ठीक है, दिस इज फॉर प्योर वाटर। बट अगर आप इसमें सॉल्यूट्स ऐड कर दोगे, ठीक है, इसमें आपने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी कि इस तरीके से अब इसमें कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ गए, ठीक है, तो सॉल्यूट के ऐड करने से वाटर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, सॉल्यूट के ऐड करने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि प्योर वाटर का तो 0 हो गया। अब अगर इसमें आपने सॉल्यूट्स भी ऐड कर दिए हैं तो अब इसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होगी। सो यानी कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन क्या होता है आपका? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। इसका वाटर पोटेंशियल यानी कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर का तो वाटर पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है। और जब इसमें आपने सॉल्यूट भी ऐड कर दिया, वाटर इज अ सॉल्वेंट, यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट भी ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। और वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट के ऐड करने से डिक्रीज हो गया, तो यानी कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says action potential in neurons is generated by the rapid influx of A. chloride ions, B. potassium ions, C. calcium ions and D. sodium ions. तो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में किस आयन की इनफ्लक्स, इनफ्लक्स यानी कि एंट्री,
किस आयन की एंट्री की वजह से होता है? तो आंसर यहाँ पर होगा सोडियम आयंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोडियम आयंस, एंड दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। यहाँ पर देखो फिगर 21.2 में यहाँ पर सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हुआ है, तभी एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हुआ है। ये टेक्स्ट में भी आपको गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। Question number 6. Erythropoietin is produced by A. heart, B. kidney, C. bone marrow and D. adrenal gland. So erythropoietin जो है वो प्रोड्यूस करती है हमारी किडनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किडनी प्रोड्यूस करती है एक पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन, जो कि इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन which is produced by the kidneys and this is also given in your NCERT। यहाँ पर देखो पेज 338 में आपको मिल जाएगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनीज प्रोड्यूस करती हैं पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन, जो स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को। तो सेल्स का नाम भी पूछा जा सकता है, जेजी सेल्स यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स किडनी के प्रोड्यूस करते हैं इरिथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Tendrils are modifications of A. stem or leaf, B. stem only, C. leaf only and D. aerial roots only. So देखो modification of root, stem और leaf में से भी एक question आ जाता है पेपर में। और tendrils की बात हो रही है यहाँ पर, हमें पता है tendrils stem tendrils भी होते हैं और leaf tendrils भी होते हैं। So the answer is A. stem और leaf। स्टेम ओनली नहीं हो सकता क्योंकि लीफ टेंड्रिल्स भी होते हैं, लीफ ओनली भी नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर ऑल्सो स्टेम टेंड्रिल्स, और एरियल रूट्स तो बिल्कुल ही गलत है। सो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स के थ्रू हम टेंड्रिल्स को समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये स्पाइरली कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द टेंड्रिल्स। ये मॉडिफाइड स्टेम है एंड यहाँ पर ये जो स्टेम टेंड्रिल आपको दिख रहा है ये क्यूकुम्बर का है, ठीक है। दिस इज अ स्टेम टेंड्रिल इन कुकुम्बर। इसके अलावा वाटरमेलन में भी आपको मिलता है स्टेम टेंड्रिल, ठीक है। और पंपकिन्स, ये पंपकिन का स्टेम टेंड्रिल है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स इन विच स्टेम टेंड्रिल्स आर फाउंड। इसके अलावा हमें लीफ टेंड्रिल्स मिलते हैं पी प्लांट में, ठीक है। पी में आपको लीफ टेंड्रिल देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम गिवन है। दिस इज द स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, फिगर 5.6 में आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इस डायग्राम में फिगर 5.10 में लीफ टेंड्रिल यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो दिस इज फॉर सपोर्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following combinations of biomolecules is present in ribosomes? A. RNA, DNA and proteins, B. RNA, lipid and DNA, and C. RNA and protein, and D. RNA and DNA. So ribosomes, they are composed of basically RNA and proteins. So the right option is option C, rRNA, that is ribosomal RNA. Ribosomal RNA का type होता है इसमें प्लस प्रोटीन्स, ठीक है। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। राइबोसोम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में देखना, राइबोसोम गिवन है आरआरएनए और प्रोटीन्स का कंपोज्ड होता है। और राइबोसोम्स पर ना बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, एक क्वेश्चन आ ही जाता है राइबोसोम में से, तो उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम एक तो दीज आर दी ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन both prokaryotic and eukaryotic cells। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में ये मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ठीक है। इट इज अ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। साइज में अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है ये।
एंड दिस ऑर्गेनेल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसके अलावा हमने क्वेश्चन देख लिया, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, ये हमने पीछे देख लिया। एंड राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स होते हैं। और आपने डिफरेंस याद रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में, ठीक है। जो आपके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं दे आर ऑफ 70S टाइप। एस की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं बहुत बार, तो S stands for Swedberg unit, Swedberg unit, और sedimentation coefficient, sedimentation coefficient, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आपके 80S टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज 70S और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स लार्जर होते हैं 80S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में 2 ही सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 30S टाइप एंड द लार्जर सब यूनिट इज ऑफ 50S, ठीक है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज ऑफ 40S एंड द लार्जर सब यूनिट इज ऑफ 60S, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी है कि 50S और 30S ये एडिटिव नहीं है, मतलब इसको ऐड करके 70 नहीं आया, 50 + 30 70 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो दीज 2 सब यूनिट्स दे आर नॉट एडिटिव। सो राइबोसोम्स में से एक क्वेश्चन आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स डज नॉट प्ले role in skeletal muscle contraction? A. Actin, B. Myosin, C. Troponin and D. Microtubules. So यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा प्रोटीन स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले नहीं करता है। सो द आंसर इज डी, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल नहीं होता, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन इन तीनों का रोल होता है, right? Which one of the following reactions is catalyzed by high energy ultraviolet radiations in the stratosphere? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 रिएक्शंस गिवन है और आपने बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से कैटलाइज होता है। सो बेसिकली जो हमारी हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये करती क्या है, ये ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देती है इनटू ऑक्सीजन एटम्स। ये हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब ऑक्सीजन पे फॉल करती हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, O2 इज ब्रोकन डाउन इनटू O+O, ठीक है। इसमें आपने ऑप्शन नंबर 1 से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ओजोन की फॉर्मेशन आपको दिखाई हुई है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है इनटू 2 ऑक्सीजन एटम्स तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये एक ऑक्सीजन एटम है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और O3 बनाता है। O3 दैट इज ट्राई ऑक्सीजन इज एक्चुअली ओजोन, ठीक है। इसमें जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पूछी हुई हैं वो इस फर्स्ट रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओजोन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप एक क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो और किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन जो है वेयर इज ओजोन फाउंड, इट इज़ फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका फंक्शन पूछा जा सकता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओजोन का यूनिट पूछा जा सकता है, डॉप्सन यूनिट में मेजर करा जाता है ओजोन को, ओजोन की थिकनेस को। इसके अलावा ओजोन डिग्रेडेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है। और क्लोरीन एटम्स जो है वो कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन में कौन से एटम्स कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करते हैं, सो वो है क्लोरीन, Cl एटम्स। बेसिकली जो स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी रेज हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे एक्ट करती हैं, तो इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से Cl एटम्स रिलीज हो जाते हैं। Cl एटम्स जो है वो डिग्रेड करते हैं ओजोन को,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं यूवी रेडिएशन से क्या क्या डैमेज होता है। तो एक तो ये बात याद रखनी है कि यूवी के भी टाइप्स होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। इसमें से सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है यूवी बी, सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करती है ये। और ये बेसिकली एजिंग ऑफ स्किन एजिंग कॉज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स हो सकते हैं यूवी बी से। ह्यूमन आई की अगर बात करें तो अगर हमारा कॉर्निया यूवीबी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया हो जाता है, जिसे हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्नो ब्लाइंडनेस में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द यूवीबी रेडिएशंस। ठीक है, इसके अलावा कैटरैक्ट भी आई का डिजीज है, ये भी यूवीबी रेडिएशन से हो सकता है हमें। और यूवीबी के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से परमानेंट डैमेज भी हो सकता है कॉर्निया का, राइट। इसके अलावा ये जो ओजोन डिप्लीशन है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इसे ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी गई थी। ट्रीटी का क्या मतलब होता है? ट्रीटी का मतलब होता है एक एग्रीमेंट या एक पैक्ट जो बहुत सारी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर साथ में आके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो साइन करी गई थी मॉन्ट्रियल में, एक जगह है कनाडा में मॉन्ट्रियल। तो 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ताकि कंट्रोल किया जा सके इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का इमिशन, ताकि ओजोन डिप्लीशन से के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है, सो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भी इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। Question number 11 says, which one of the following statements is true about trypsinogen? It is activated by enterokinase, B, it is activated by renin, C, it is activated by pepsin, and D, it does not need an activation. So trypsinogen is the inactive form of the enzyme trypsin. ये inactive enzyme है, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम एंटीरोकाइनेज। ठीक है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है ये ट्रिप्सिन। ठीक है, सो इसे एक्टिवेट करता है enterokinase. So option A is the right answer for this question, and this is also given in your NCERT. NCERT में यहाँ पर लास्ट लाइन में देखो, trypsinogen is activated by the enzyme enterokinase which is secreted by intestinal mucosa. तो ये enterokinase जो है ये कौन बना रहा है? intestinal mucosa. intestine में भी duodenum, ठीक है, duodenal का mucosa layer enterokinase बनाता है। और ये एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन आगे फिर जो पैंक्रियाटिक जूस में जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, इन सबको फिर ट्रिप्सिन आगे एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 सेज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर थ्रू द स्किन? ए ब्लू व्हेल, बी सैलमेंडर, सी प्लैटिपस एंड डी पीकॉक। स्किन से और कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करता है? तो ब्लू व्हेल तो मैमल है, ठीक है। ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम होता है बेलेनोप्टेरा। बेलेनोप्टेरा इसका साइंटिफिक नेम है ब्लू व्हेल का। बहुत बार ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नेम दिया होता है पेपर में। तो मैमल है तो मैमल्स तो लंग से रिस्पायर करते हैं। प्लैटिपस इज ऑल्सो अ मैमल, ठीक है, ये ओवीपैरस मैमल है। ओवीपैरस यानी एग लेइंग। मैमल्स आर वीवीपैरस बट यहाँ पर प्लैटिपस जो है ये ओवीपैरस मैमल है। एंड पीकॉक बिलोंग्स टू द क्लास एव्स, बर्ड है, तो यहाँ पर ये भी लंग्स से रिस्पायर करेगी। तो यहाँ पर सैलमेंडर जो है, सैलमेंडर राइट ऑप्शन है। सैलमेंडर इज एन एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन है ये। इट इज लिजर्ड लाइक, इसकी लिजर्ड लाइक अपीयरेंस होती है, लिजर्ड लाइक अपीयरेंस होती है सैलमेंडर की। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट। सैलमेंडर्स एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस में तीनों तरीके से रेस्पिरेशन होती है, स्किन, लंग्स एंड गिल्स, ठीक है।
Question number 13 says, which one of the following human cells lacks a nucleus? इनमें से कौन से सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है? ए न्यूट्रोफिल, बी न्यूरॉन, सी मैच्योर इरिथ्रोसाइट एंड डी केराटिनोसाइट. तो हमें पता है मैच्योर आरबीसीज, ऑप्शन सी मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट इज अदर नेम फॉर आरबीसीज, दैट इज अ रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर ई न्यूक्लिएटेड. मैच्योर आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड. न्यूट्रोफिल्स में तो जबकि मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, 3 से 5 लोब्स होते हैं इनके न्यूक्लियस में. न्यूट्रोफिल्स आर अ टाइप ऑफ WBC. न्यूरॉन्स में भी न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 14 स्टेट्स द फर्स्ट एंजाइम दैट द फूड एनकाउंटर्स इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज. And options are A. pepsin, D. trypsin, C. chymotrypsin and D. amylase. तो यहाँ पर हमारा जो माउथ है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ये क्या करता है? ये हमारा डाइजेस्ट करता है स्टार्च को. ठीक है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू माल्टोज. स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, उसे डाइजेस्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज इनटू माल्टोज. सो ये सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन माउथ से स्टार्ट हो जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज अमाइलेज. ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हमने अभी देखा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द पैंक्रियाटिक जूस इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन. ठीक है, इनको ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है एंटीरोकाइनेज, ट्रिप्सिन बनाता है और ट्रिप्सिन अपना काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. पेप्सिन स्टमक में प्रोड्यूस होता है एंड दिस इज ऑल्सो प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक. इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस न्यूट्रिएंट की या बायोमोलिक्यूल की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है. सो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी कार्बोहाइड्रेट की एंड स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो स्टार्च की डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन माउथ में बिगिन हो जाती है बिकॉज माउथ हैज एन एंजाइम कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज. इसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच, सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी जो है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है 37 डिग्री सेल्सियस और ऑप्टिमम पीएच ये रिक्वायर्ड है 6.7 पीएच. ठीक है, 6 to 7 पीएच, 6.7 6.8 ये वैल्यूज जहाँ पे आपको दी हो वो ऑप्शन सही होगा. क्वेश्चन नंबर 15 ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स. ए पेरोक्सिसोम्स, बी लाइसोसोम्स, सी गोल्जी apparatus एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया. तो ग्लाइकोप्रोटीन्स की यहाँ पर बात हो रही है. ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म होते हैं हमारे गोल्जी apparatus में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस कौन करता है, ठीक है, तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER. ठीक है, और लिपिड्स की सिंथेसिस करता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज स्मूथ ER. बट यहाँ पर पूछा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, तो हमें पता है बेटा गोल्जी एपरेटस में मॉडिफिकेशंस हो जाती है इन प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है. तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स इनकी सिंथेसिस होती है हमारी गोल्जी एपरेटस में. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में देखना. गोल्जी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. The last question for today's video, that is question number 16, is an example of nastic movement, external stimulus dependent movement in plants is A. Folding up of leaves of Mimosa pudica, B. Climbing of tendrils, C. Growth of roots from seeds and D. Growth of pollen tube towards the ovule.
तो यहाँ पर नास्टिक मूवमेंट की बात हो रही है। नास्टिक मूवमेंट जो है आपका मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसमें डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका टच मी नॉट प्लांट जो होता है, उसकी लीव्स फोल्ड हो जाती हैं जैसे आप उसको टच करते हो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। सिमिलरली आपने रिस्पॉन्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे आपका पिक्चर प्लांट होता है, वो प्रे को कैच करने के लिए मूवमेंट शो करता है। सो दैट इज ऑल्सो अ नास्टिक मूवमेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 2018 बायोलॉजी क्वेश्चन। 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस साल 2018 के KVPY के पेपर में। Thank you for watching this video. If you found it informative, then do give it a like, share it with your friends, and subscribe to Supporting Learners for more videos like this.